गुड मॉर्निंग। आज हम आपको वृत्त के बारे में बताएंगे और जो कि आपने पिछली कक्षाओं में आपको जानकारी है उसको मैं सूक्ष्म तरीके से लूँगा। तो यहाँ देखेंगे आप कि एक वृत्त दिखाई दे रहा है जिसका एक केंद्र ओ है और ओ से लेकर परिधि के बीच की जो दूरियाँ हैं ये सब इस वृत्त की त्रिज्याएं होंगी और एक वृत्त पर असंख्य त्रिज्याएं होती हैं और सब की सब एक वृत्त की सभी त्रिज्याएं बराबर माप की होती हैं। ये आप जैसे देख पा रहे हैं। तो केंद्र और त्रिज्या पर हमने बात कर ली है। अब हम परिधि के बारे में जानेंगे कि अगर हमें इस केंद्र वाले ओ केंद्र वाले एक वृत्त की परिधि ज्ञात करनी है तो हम परिधि पर कहीं पर एक जगह एक कट का निशान मारेंगे जो इसकी बॉर्डर है, और यहाँ से अगर हमने एक रस्सी डाली और इसको चिपकाते हुए यहाँ तक लिया है तो अगर हम इसको लंबाई नापें इसकी तो ये इस वृत्त की परिधि कहलाएगी। ये आपने ध्यान में रखना है। और जब कोई बहुभुज होता है, सरल रेखाखंडों से बनी आकृति होती, तब हम वहाँ पर परिमाप कहते हैं कि सभी ओर की माप। और यहाँ पर परिधि इसलिए कहा जाता है, परि माने सभी ओर, धी माने पृथ्वी, पृथ्वी माने गोल। तो एक गोलाकार आकृति है। तो जब भी हम वृत्ताकार कोई आकृति होगी तो वहाँ परिमाप की जगह परिधि का प्रयोग करेंगे। आपने कंफ्यूज नहीं होना है, परिधि और परिमाप लगभग एक ही बात है। अब हम चलते हैं वृत्त की जीवा पर। तो एक वृत्त बनाने की कोशिश कर रहा हूँ मैं यहाँ कि एक वृत्त है और माना इसका एक ओ केंद्र है, ये ओ केंद्र है, और अगर परिधि पर दो बिंदुओं को मिलाने वाला जो रेखाखंड होगा उसको हम जीवा कहेंगे। और एक वृत्त पर कई जीवाएं हो सकती हैं। तो ये जो जीवा है ये दो परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को जीवा कहते हैं। और आप मैं कुछ दूसरे कलर की जीवा बनाने वाला हूँ यहाँ पे। तो ये एक वृत्त पर असंख्य जीवाएं हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं, ऐसी हो सकती हैं। तो अगर मैं यहाँ देखूँ तो आपने कई जीवाएं बना दी हैं। तो ये जीवाएं कहलाती हैं कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड जीवा कहलाता है। और इन्हीं जीवाओं में से किसको हम वृत्त का व्यास कहेंगे, ये आपने समझना है कि वो जीवा जो वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो उसको हम उस वृत्त का व्यास कहते हैं। तो यहाँ देखेंगे आप कि ये जो मैं इस कलर की दिखा रहा हूँ ये एक वृत्त का व्यास होगा। और अगर इधर से देखें तो जो ये केंद्र से मिलकर जा रहा है उसे हम वृत्त का व्यास कहते हैं। तो आप से अगर कहा जाए तो जो सबसे बड़ी जीवा है उसे हम वृत्त का अभ्यास कहते हैं, क्योंकि उसके बाद की जितनी भी जीवाएं होंगी वो व्यास से छोटी होती जाएंगी। तो जो सबसे बड़ी जीवा होती है वही वृत्त का व्यास कहलाती है। आप यहाँ पर मैंने अब आपको दिखा पा रहा हूँ मैं कि जो वृत्त की परिधि पर स्थित किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा को जीवा कहते हैं। और व्यास कैसे कहेंगे कि वृत्त के केंद्र से होकर जाने वाली सबसे बड़ी जीवा को वृत्त का व्यास कहते हैं। और व्यास त्रिज्या का दुगना होता है। अब देख लो आपकी ओ ए और ओ बी, ओ ए बी त्रिज्या है और ओ बी भी त्रिज्या है, और ये दोनों मिलकर व्यास बना रहे हैं। जो ए बी होगा वो व्यास होगा। तो दो त्रिज्याएं को अगर हम जोड़ दें तो वो वृत्त का व्यास बन जाता है। तो सामान्य हम वृत्त की त्रिज्या को आर से दिखाते हैं, आर फॉर रेडियस। रेडियस त्रिज्या को रेडियस कहा जाता है और जो व्यास होता है वो 2r के बराबर होता है। डायमीटर इज इक्वल टू 2r। और इसके बाद जो आता है वो देखो आप कि जो वृत्तखंड और त्रिज्यखंड, इनको समझने के लिए मैं आपको उससे पहले हमें एक चाप के बारे में आपको बताना है कि चाप किसे कहेंगे। तो यहाँ देख लें आप कि आर्क वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। इसे चित्र में दर्शाए गए चिन्ह से प्रदर्शित भी करते हैं। यहाँ तो जैसे ए बी एक चाप दिखाया गया है। अगर मैं यहाँ ब्लैंक पेपर में देखूँ
तो अगर माना एक वृत्त है और ये वाला पोर्शन हमने काट दिया तो ये एक चाप कहलाएगा और ये दूसरा चाप कहलाएगा। तो जो ये छोटा वाला भाग है इसको अगर मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, ये वाला पोर्शन इसे कहेंगे लघु चाप, और अगर इसके बाद जो ये बड़ा वाला भाग है इसको कहेंगे दीर्घ चाप। तो चाप के बारे में आप समझ पा रहे होंगे कि चाप किसे कह रहे हैं, कि वृत्त की परिधि पर स्थित दो बिंदुओं के बीच के भाग को वृत्त का चाप कहते हैं। इसे चित्र में दर्शाए गए चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। चाप भी जब हम वृत्त का एक चाप खींचेंगे तो वो वहाँ पर एक जो छोटा वाला चाप दिखाई देगा उसे लघु चाप, और जो बड़ा भाग होगा उसे हम दीर्घ चाप कहेंगे। इसके बाद आता है वृत्तखंड और त्रिज्यखंड। यहाँ पर आपने नाम से स्पष्ट है। सबसे पहले मैं वृत्तखंड की बात करूं कि वृत्तखंड और वृत्तखंड, खंड माने होता है टुकड़ा, हिस्सा, तो वृत्त का टुकड़ा। तो अगर माने एक वृत्त है तो इसको अगर हम यहाँ से काट दें तो किस तरह की आकृति दिखाई देगी आपको, ये वाला। तो इस हिस्से को हम वृत्त का एक टुकड़ा कहेंगे, और ये जो दूसरा बचा है इसको, ये एक बड़ा टुकड़ा दिख रहा है, एक छोटा टुकड़ा दिख रहा है, तो जो छोटा भाग होगा उसे हम लघु वृत्तखंड कहेंगे, लघु वृत्तखंड कहेंगे, और जो बड़ा टुकड़ा होगा उसे हम दीर्घ वृत्तखंड कहेंगे। तो ये समझ लेंगे आप कि लघु वृत्तखंड कौन है और दीर्घ वृत्तखंड कौन है। तो देखो यहाँ आपको दिखाई दे रहा है कि जब वृत्त की कोई जीवा वृत्त को दो भागों में बांटती है तो प्रत्येक भाग वृत्तखंड कहलाता है। छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहते हैं। ये चित्र में आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपको वृत्तखंड की एग्जैक्ट दूसरी परिभाषा बनानी हो तो किस तरह से बनाएंगे, कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी वृत्त के एक चाप और जीवा से बने भाग को वृत्तखंड कहा जाता है। माना ये वृत्त का कोई चाप है और ये उसकी जीवा है, तो इसे इस बीच के जो भाग दिखाई दे रहा है ये वृत्तखंड का को कहेंगे, हम इसे वृत्तखंड कहेंगे। तो ये इस तरीके से भी आप इसको समझ लेंगे। इसके बाद आता है त्रिज्यखंड। नाम से ही पता चल रहा है कि त्रिज्यखंड, त्रिज्या के कारण जो भाग हुआ है वृत्त का। तो वृत्तखंड में जीवा के द्वारा वृत्त का टुकड़े होंगे, जबकि त्रिज्याखंड में त्रिज्या के द्वारा होंगे। तो देखो ये एक वृत्त है, ये केंद्र है, तो अगर हमने इस पर दो त्रिज्याएं बना दी तो ये जो बीच का भाग दिखाई दे रहा है आपको, इसको हम त्रिज्यखंड कहेंगे। तो जो छोटा वाला भाग है इसको लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला भाग है इसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड के रूप में जानते हैं। तो आपने ये भी समझ लेना है कि त्रिज्यखंड क्या है, वृत्तखंड क्या है। तो यहाँ देख लें आप कि वृत्त के चाप और चाप के दोनों अंतिम बिंदुओं को केंद्र से मिलाने वाला भाग त्रिज्यखंड कहलाता है। तो यहाँ पर जो छोटा त्रिज्यखंड दिखाई दे रहा है, जो शेष भाग जिस पर लाइनें नहीं खींची गई हैं उसे हम दीर्घ त्रिज्यखंड कहेंगे। और इसका अंतर स्पष्ट करने के लिए आपने ये ध्यान में रखना है, त्रिज्यखंड माने त्रिज्या के द्वारा वृत्त के टुकड़े करना या किसी भाग को अलग करना, और वृत्तखंड का मतलब हुआ कि जीवा के द्वारा किसी वृत्त को दो भागों में बांटना। अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसी विशेष स्थिति में आपको बताऊं कि एक वृत्त है और ठीक उसी के नाम का दूसरा वृत्त है, तो अगर मैंने यहाँ पर इसका केंद्र है, यहाँ पर ये इसका केंद्र है, तो मैंने ये जीवा के द्वारा इसको दो बराबर भागों में बांट दिया, तो इस आधे भाग को हम अर्धवृत्त कहेंगे। ये जीवा के द्वारा इसे दो भागों में, बराबर भागों में बांट दिया गया है। लेकिन त्रिज्या के द्वारा भी अगर हम इसे दो भागों में बांटें तो तब भी इसे हम अर्धवृत्त ही कहेंगे। तो एक विशेष स्थिति भी बनती है कि जब त्रिज्याखंड और वृत्तखंड दोनों के दोनों किसी वृत्त को अर्धवृत्त के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वो वृत्तखंड के द्वारा भी हो सकता है और त्रिज्याखंड के द्वारा भी हो सकता है। तो मुझे लग रहा है कि जीवा, व्यास, वृत्तखंड और त्रिज्याखंड
आप समझ पा रहे होंगे। इसके बाद अगर मैं सामूहिक तौर पर आपको एक ही वृत्त पर ये देखना चाहेंगे आप, तो आप केंद्र कौन है, व्यास कौन है, त्रिज्या कौन है, परिधि कौन है, आप इसको देख सकते हैं। मैं इसे अलग अलग रंगों से दिखाना चाह रहा हूँ आपको कि अगर ये केंद्र है ये, तो अगर मैं व्यास की बात करूँ तो व्यास ये हो जाएगा। और अगर त्रिज्या की बात करें तो त्रिज्या ये है। और अगर परिधि की बात करें तो परिधि ये आपको दिखाई दे रही है। तो आप वृत्त से संबंधित कुछ शब्दावली को समझ पा रहे होंगे। और इसके बाद एक चित्र अलग से दिखाई दे रहा है कि यहाँ एक तल पर उन सभी बिंदुओं का समूह जो तल के एक स्थिर बिंदु को एक स्थिर दूरी पर स्थित हो वृत्त कहलाता है। ये वृत्त के बारे में है। और स्थिर बिंदु को वृत्त का केंद्र और स्थिर दूरी को वृत्त की त्रिज्या कहते हैं। तो इसको आप समझ पा रहे होंगे। तो यहाँ पर एक वृत्त बना हुआ है और जो वृत्त के अंदर वाला जो ये पोर्शन है इसको हम अभ्यंतर कहेंगे, जो ये अंदर वाला पोर्शन है। और जो ये बाहर है इसके बाहर इसको हम बहिर्भाग कहेंगे, ये जो बाहर वाला पोर्शन है। और ये जो बॉर्डर है इसको हम वृत्त कहते हैं। ये आपने देखना है। वृत्त के अंदर वाले भाग को अभ्यंतर, बाहर वाले भाग को बहिर्भाग, और जो ये बॉर्डर है इसे ही हम वृत्त कहते हैं। इसके बाद जो व्यास है, जीवा है, चाप है, दीर्घ त्रिज्याखंडे, लघु त्रिज्याखंडे और दीर्घ चाप है, लघु चाप है, जो हमने बताया है ये एक ही चित्र के द्वारा एक ही पेज में आपको समझाने की कोशिश की गई है। इसको भी आप देख लेंगे और फिर हम चलेंगे अपने एक्सरसाइज पे। तो फिलहाल आप इसको समझ लें, फिर हम अगला वीडियो आप तक पहुंचाएंगे। थैंक यू।